प्यारे बच्चों, आज हम कृतिका पुस्तक के पाठ 2 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम मेरे संग की औरतें, लेखिका मृदुला गर्ग। कहानी के कुछ अंश हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने जाना कि लेखिका की नानी, परदादी, दादी, माँ और सभी बहनें जो उस घर में रहती थी बहुत ही आजाद ख्यालों की महिला थी। उस समय की जो परंपरा थी उसके मुकाबले वो लीक से हटकर चलने वाली महिलाएं थी, यानी उनकी सोच आजादी की आजाद ख्यालों की थी वे। और उस परिवार में महिलाएं अपना जीवन अपने तरीके से गुजारती थी। हमने सभी के बारे में जाना, अब उसे आगे का अंश हम पढ़ते हैं। एक बात हम में एक सी रही। घर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले ना चलाया हो, उसे तोड़ा भी नहीं। शादी एक बार की और उसे कायम रखा, चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हो, पर कगार तोड़ डूबी नहीं। शायद इसलिए कि जैसे मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था, हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। घर के भीतर रहते हुए अपनी मर्जी से जी लो तो काफी है। यहाँ लेखिका का कहने का तात्पर्य है कि हमारे परिवार में जितनी भी महिलाएं थीं, वो उनमें एक चीज सबकी कॉमन थी कि वो बेशक आजाद ख्यालों की हो, लेकिन उनके जो पति थे, दोनों के विचार चाहे ना मिलते हो, लेकिन उन्होंने अपनी शादी को निभाया। किसी ने भी अपने पति से अलग होने की बात नहीं सोची। वो कह रही है, जैसा मैंने पहले उपन्यास में लिखा था कि हम अगर अपने पति से अलग हो जाएं तो इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि हमारे जीवन में आने वाला जो दूसरा व्यक्ति है उससे हमारे विचार मिलेंगे। तो उन्होंने यही कहा कि हमारी जो शादी थी वो तलाक के कगार पर खड़ी चल रही थी, लेकिन वो डूबी नहीं। नाव की तरह कि डूबने की स्थिति में है, लेकिन वो डूबी नहीं। शादी के बाद मैं बिहार के ऐसे छोटे कस्बे डालमिया नगर में रही, जहां मर्द औरतें चाहे पति पत्नी ही क्यों ना हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दरबों में बैठते। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहां पहुंची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। साल भर के भीतर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराये मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। यहाँ लेखिका कहती है कि अगर उनके कहने का तात्पर्य है, अगर व्यक्ति के अंदर लगन है तो वह हर परिस्थिति में विजय हासिल कर सकता है। लेखिका कहती है कि ऐसी छोटी जगह में जहाँ पर पति पत्नी भी पिक्चर देखने के लिए अलग अलग बैठते हैं, दूर दूर बैठते हैं, ऐसी जगह से। और लेखिका कहाँ से गई थी? वहां पर दिल्ली जैसी जगह से, दिल्ली जैसी बड़ी जगह से वो वहां पर पहुंची थी। उन्हें नाटक करने का शौक था, लेकिन उन्होंने उनकी जो परंपराएं थी, जो उनका चलन था उस कस्बे का, वहां के जो परिवारों का चलन था, उससे हार न मानी। 1 साल भर के भीतर उन्होंने उन्हीं महिलाओं को तैयार कर लिया पराये मर्दों के साथ नाटक करने के लिए। यानी उनकी जिद के आगे वो हार गई, या उन्होंने इस तरीके से उन्हें समझाया कि उन्हें इसमें कोई बुराई नहीं नजर आई। उन्हीं नाटकों से उन्होंने अकाल राहत कोष के लिए पैसा इकट्ठा किया। वहां से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुंच गई। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र में पहुंच रहे थे, पर वहां कोई ढंग का स्कूल नहीं था। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप
से दरखास्त की कि उनका मिशन वहां के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। उन्होंने कहा, चूंकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, इसलिए वे वहां स्कूल खोलने में असमर्थ थे। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार जारी रखा, यानी निवेदन जारी रखा कि क्रिश्चियन धर्म के अलावा और बच्चे भी हैं वहां पर, और धर्मों के बच्चे भी हैं जो पढ़ने में अच्छे हैं, जो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। लेखिका बार बार प्रयास करती रही, पर तब उन्होंने कहा, हम कोशिश कर सकते हैं, बेशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। लेखिका को गुस्सा आ गया। मैंने कहा, स्कूल को छोड़िए, किसी के बारे में भी यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले 100 बरस तक चलेगा। वे भी गुस्सा खा गए और बोले, खुदा का लाख शुक्र है, बच्चों के ना पढ़ने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। बात कड़वी थी, पर 100% सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी। सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ने वाला प्राइमरी स्कूल वहां खोलूंगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाऊंगी। वहां के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से यह व्रत पूरा हुआ। यानी लोगों ने वहां मदद की, जो मेहनती लोग थे और जो आर्थिक रूप से संपन्न थे, उन्होंने उसमें सहायता की। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात स्कूलों में दाखिला भी पा गए। ख्यात स्कूलों में मतलब प्रसिद्ध स्कूलों में उन्हें दाखिला भी मिल गया। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए, पर सबसे ज्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में, जो शुरू से अब तक लीक से खिसका अपनी राह खुद तलाश रहा था। वो कह रहे, लेखिका कहती है, मेरे जिद्दीपन ने, जो मेरी जिद करने की आदत थी, उसने कई नमूने पेश किए, बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए, लेकिन सबसे बड़ा कार्य क्या था? मेरे लेखन। इन सब चीजों से क्या प्रभावित हुआ? मेरा लेखन प्रभावित हुआ, जिन्होंने समाज से अलग हटकर सोचना शुरू किया और अपनी राह खुद तलाश की। यानी उनकी जो लेखन की शैली थी, उसका विकास होता जा रहा था, वो निखरती जा रही थी। पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबिल नहीं पहुंच सकी। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। दिल्ली की खासियत यह रही है कि थोड़ा पानी बरसते ही वहां के नालों में बाढ़ आ जाती है, पुलों के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात ठप हो जाता है। इस कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों मतलब पहली मंजिल, फाइलें पानी में तैर आई थी। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था। जाहिर है कि रेणु के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। रेणु ने कहा, कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। सबने समझाया, स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा, आपको कैसे पता? इस सवाल का माकूल जवाब किसी के पास नहीं था। माकूल मतलब सही जवाब। इस मतलब कि जो उसकी
संतुष्टि कर सके ऐसा जवाब लोगों के पास नहीं था। हमारे यहाँ फोन जरूर लगा हुआ था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वह ठप पड़ा हुआ था। तो रेणु अकेली पैदल स्कूल चल दी। गनीमत यह थी कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद थम गई थी, यानी एक बार बरसने के बाद वो शांत बारिश जो है थम गई थी थोड़ी देर के लिए। सड़कों पर पानी था पर और बरस नहीं रहा था। तो रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसा हमने कहा था वहां वह बंद था, यानी स्कूल बंद था। 2 किलोमीटर वो वहां चल के गई। चौकीदार रेणु को देख दंग रह गया, पर रेणु को कोई मलाल नहीं था। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। सबने कहा, हमने पहले ही कहा था। उसने कहा, स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहां से आ गया? सोचती हूँ कैसा रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन। जगह जगह पानी से लबालब करते सुनसान सड़क में निचाट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते चले जाना, सच अकेलेपन का मजा भी कुछ और है। लेखिका कहती है कि उनकी बहन उनसे भी ज्यादा जिद्दी थी। एक बार ऐसा हुआ कि पूरी बहुत बारिश हुई और दिल्ली में जैसे ही बारिश होती है वहां सड़कों पर पानी भर जाता है, नालों पे पानी भर जाता है। तो वो कहती इतना पानी बरसने के बाद परिवार वालों ने समझाया कि मत जाओ, स्कूल बंद होगा। लेकिन जो उनकी बहन थी रेणु, वो 2 किलोमीटर चलकर गई, स्कूल बंद था। जब वापस आई तो 2 किलोमीटर चलकर वापस आई, यानी 4 किलोमीटर चली वापस आई। तो घर वालों ने कहा, हम तो कह ही रहे थे कि स्कूल बंद होगा। तो उसने क्या जवाब दिया, स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, मतलब ये मेरा मन था, मैं स्कूल गई और वापस आ गई। आप लोगों ने क्या कहा उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से गई थी, मर्जी से लौट आई। तो लेखिका कहती है कि मैं सोचती हूँ कि अकेली बारिश में जगह जगह पानी भरा हुआ है सड़कों पर और सुनसान शहर पड़ा है, क्योंकि कोई यातायात नहीं चल रही, इतनी अधिक बारिश हो रही थी कि लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे थे, यातायात सारा ठप पड़ा था। अकेले सुनसान रास्ते पर अपनी धुन में अपने मंजिल की तरफ चले जाना कितना अच्छा लग रहा होगा रेणु को। आखिर में वो कहती हैं, सच में अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। यानी इसमें कहने का तात्पर्य लेखिका का यह है कि परंपरा के अनुसार चलते रहने में सभी लोग चलते आए हैं, लेकिन अगर आपकी सोच अलग है तो कुछ अलग करने में अपना ही एक मजा है। वो जैसे परिवार की सभी महिलाएं लीक से हटकर कार्य करती थी, वो उन परंपराओं को मानती थी, लेकिन अपने विचारों को उन्होंने आजाद रखा था। उनकी सोच विस्तृत थी। तो वो कहते हैं कि जब सभी एक राह में चल रहे हैं और आप थोड़ी सी अलग राह पर चलते हैं तो उसका मजा ही कुछ और होता है। जब आप उस चीज को पा जाते हैं तो सभी लोग आपकी प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ पर कहने का लेखिका का तात्पर्य है कि लीक से हटकर सोचने का एक अपना ही मजा है।